जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका सरकारी नौकरी वाली चैनल में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम रेलवे एएलपी के प्रीवियस ईयर के क्या करने वाले हैं, 15 सेट करने वाले हैं 15 दिन में, और आपके जीएस के। और मैं एक एक सेट को आपको किससे कराऊंगा, डिटेल से कराऊंगा। आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन आपका क्रिस्टल क्या हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। जितने भी आपके जो शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सारी की सारी हम कंप्लीट आपकी कराने वाले हैं। मैथ की हो, रीजनिंग की हो, चाहे वो आपकी किसकी हो, जीएस की हो। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये देख लेंगे रेलवे एएलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 15 दिन 15 शिफ्ट कंप्लीट। और 15 नवंबर 25 नवंबर आप 2024 में शिफ्ट 1 जीएस है आपकी। तो यहां पर पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। ये देखेंगे, ये करा किसी परमाणु की संख्या, किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। किसी परमाणु की, याद रखना, किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो याद रखना, परमाणु की परमाणु संख्या हमेशा याद रखना। यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे, जो आपका पहला पॉइंट होगा फर्स्ट पॉइंट में, पहले पॉइंट में, कि परमाणु की संख्या किसकी, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या नाभिक में स्थित, नाभिक में स्थित, नाभिक में क्या स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर। ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया, नाभिक। इसके अंदर दो होते हैं, क्या होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन होता है जो क्या होता है, उदासीन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और एक आपका क्या होता है, प्रोटॉन, जो आपका क्या रहता है, जिसपे धनात्मक रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके बाहर क्या लगाते हैं, आपके चक्कर क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इसका मतलब है, ये बात आप ध्यान रखनी है आपको, नेगेटिव चार्ज होता है यहां पर। तो याद रखना, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या के बराबर होती है। जब यहीं पर बात आई है कि इसका मतलब एक बात आई है आपकी किसकी, नंबर एक किसकी, प्रोटॉन की, किसकी आई है, प्रोटॉन की। और नंबर दो पे आपकी किसकी बात आई है, न्यूट्रॉन की, किसकी बात आई है, न्यूट्रॉन की। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और नंबर तीन पे आपकी किसकी बात आई है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की बात आई है। किसकी आई है बात, इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात आई है, इलेक्ट्रॉन की। तो इनके खोजकर्ता भी क्या क्या होंगे, इनके खोजकर्ता क्या, अगर बोलेंगे यहां साइड में अगर मैं लिख देता हूं, तो इनके खोजकर्ता क्या होंगे। ठीक है, तो आपने एक ट्रिक भी देखी होगी, ईंट पर नाच, क्या, ईंट पर नाच। ठीक है, तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज करी है किसने, जे जे थॉमसन ने, जे जे, आप कहेंगे जे जे थॉमसन ने, किसने, जे जे थॉमसन ने। ईंट पर, है ना। प्रोटॉन की खोज करी है किसने, रदरफोर्ड ने। एक चीज आपको याद रखनी है, रदरफोर्ड की जगह क्या हो सकता है, गोल्डस्टीन भी हो सकता है। प्रोटॉन की खोज किसने करी है, रदर किसने करी है, आपकी फोर्ड ने करी है, रदर फोर्ड ने करी है। और रदरफोर्ड के स्थान पर क्या कर सकता है, गोल्डस्टीन भी कर सकता है। किस, क्या आ सकता है, गोल्डस्टीन भी आ सकता है। क्योंकि ऐसा है, रदरफोर्ड जब आप पढ़ेंगे तो रदरफोर्ड आपको 12th की किस में मिलेगा, आपको बुक में मिलेगा। लेकिन जो पूरा कंप्लीट इसको करा है वो किसने करा है, किसने करा है, तो आप कहेंगे गोल्ड स्टीन ने करा है। ठीक है, किसने करा है, गोल्ड स्टीन ने करा है। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अगर मैं न्यूट्रॉन की खोज की बात करूं, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है, तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन की खोज करी है चैडविक ने। किसने करी है, चैडविक ने। तो ये आपको याद रखनी है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसकी, प्रोटॉनों की कुल संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे यहां पर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के क्या होती है, बराबर। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है, ये कह रहा 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित फिल्म सिस्टर मिडनाइट में मुख्य महिला किरदार किस भारतीय हस्ती ने क्या करा है, निभाया है। तो देखो, कांस फिल्म फेस्टिवल जो है, इसमें इंपोर्टेंट लिखेंगे, इसका जो 77वां संस्करण है, कौन सा, 77वां संस्करण कांस फिल्म फेस्टिवल का, 77वां संस्करण। ठीक है, ये बात याद रखनी है, संस्करण। ठीक है, कब हुआ है,
14 मई से 25 मई 2000 किसको हुआ है? 24 को। और कांस ये कहां पर होता है? कांस फिल्म फेस्टिवल ये आपका होता है कहां पर? तो आप कहेंगे फ्रांस में ये आपका होता है। ठीक है, कहां होता है? फ्रांस में। और इसमें जो यहां पर फेस्टिवल में प्रदर्शित सिस्टर मिडनाइट में, ठीक है, किसमें, कौन सी फिल्म है? जो आपकी सिस्टर क्या है? मिडनाइट है। आप कहेंगे सिस्टर क्या है? मिडनाइट है। सिस्टर मिडनाइट, सिस्टर मिडनाइट, सिस्टर मिडनाइट का जो किरदार, सिस्टर मिडनाइट में मुख्य महिला का किरदार किस भारतीय हस्ती ने निभाया था? है ना, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा राधिका क्या होगा? आप्टे, राधिका आप्टे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राधिका आप्टे। आंसर क्या हो जाएगा? राधिका, राधिका आप्टे, राधिका आप्टे। ठीक है, राधिका क्या? आप्टे। तो याद रखना 77वां संस्करण हुआ है, कब से कब तक हुआ है? तो आप कहेंगे सर 14 से 25 मई 2020। कहां से? एक शहर है फ्रांस में, वहां पर हुआ है। और जो भारतीय फिल्म है सिस्टर क्या मिडनाइट, उसमें राधिका आप्टे को क्या मिला है? ये किरदार के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल मिला है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। फेस्टिवल में प्रदर्शित फिल्म सिस्टर में मुख्य महिला किरदार किस भारतीय हस्ती ने निभाया? तो राधिका आप्टे ने निभाया इसमें कांस फिल्म फेस्टिवल में। आगे चलेंगे। ये कह रहा कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापन बनाने वाले यौगिकों के क्रम को क्या कहते हैं? देखो कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में, ठीक है, जैसे आप ध्यान रखना कार्बन श्रृंखला में जिनमें दो, देखो क्या होती है, जो आपकी केमिस्ट्री होती है दो प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है कार्बनिक, और एक क्या होती है अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब सीधा, देखो केमिस्ट्री में दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? केमिस्ट्री दो प्रकार के। दो प्रकार कैसे होती है? एक तो होती है आपकी कार्बनिक, क्या होती है? कार्बनिक। और एक क्या होती है आपकी अकार्बनिक। ये बात याद रखनी है, अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक केमिस्ट्री है ना। कार्बनिक क्या होती है? जिसमें कार्बन होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें कार्बन होता है, जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, और एक होती है जिसमें कार्बन नहीं होता है ना, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन, ए का मतलब होता है नहीं, जिसमें कार्बन नहीं होता। जिसमें क्या नहीं होता? जिसमें कार्बन आपका नहीं होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर अब देखो एक बात सुनना, जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं? N2O लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, क्या इसमें कार्बन है? तो आप कहेंगे क्या इसमें कार्बन नहीं है? तो इसका मतलब है इसमें कार्बन नहीं है, तो ये जो है N2O किसमें चला जाएगा? किसमें चला जाएगा? तो आप कहेंगे ये चला जाएगा आपका किसमें? अकार्बनिक में। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहने लग गया आपका जिसमें कार्बन होता है, तो यहां पर H कार्बनिक, कार्बनिक का मतलब जिसमें क्या होता है? कार्बन होता है। एक एग्जांपल दे, N2O। जैसे अगर यहां देख लेंगे अकार्बनिक में ही देख लेंगे, यहां पर क्या होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या हो जाता है आपका? अकार्बन। जैसे एल्काइन, ठीक है, देखो जिसमें कार्बन होता है तो एल्केन, ठीक है, एल्केन, एल्किन भी होता है एक, और एक क्या होता है आपका? एल्काइन। एक क्या होता है आपका? एल्काइन होता है। ये होता है एल्केन, एल्किन, और इन सभी में क्या पाया जाता है आपका? कार्बन। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं समजातीय श्रेणी के, जिसमें इसमें कार्बन, देखो कार्बन श्रृंखला में, इसका मतलब बात किसकी कर रहा? कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह के प्रतिस्थापन से बनने वाले यौगिक के क्रम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे समजातीय, क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये कह रहा भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नामक राष्ट्रीय पुरस्कारों को एक नया समूह श्रेणी में किया गया है। ये कितने हैं? इनका मतलब कितना है? इसका मतलब है 4। ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय विज्ञान। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान, ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय विज्ञान,
ठीक है, राष्ट्रीय क्या होता है, विज्ञान। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम देंगे यहां पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान क्या दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी, ठीक है। जो हमारे वे थे सीवी रमन, ठीक है, भारत के जो क्या थे, सीवी रमन, सीवी रमन ने क्या करा था, 28 फरवरी, 28 फरवरी और 1930 को रमन प्रभाव की क्या करी थी, खोज करी थी। रमन प्रभाव की क्या करी थी, खोज करी थी। रमन प्रभाव की खोज क्या करी थी, रमन प्रभाव की खोज करी थी। तो इसलिए इन्हें क्या मिला, ठीक है, इसके लिए इन्हें ये भी मिला हुआ है आपका नोबेल पुरस्कार भी इन्हें क्या करा हुआ है, मिला हुआ है। किसमें, रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार भी क्या हुआ है, नोबेल पुरस्कार भी क्या हुआ है, मिला हुआ है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार भी क्या हुआ है, इन्हें मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार भी किसको मिला हुआ है, तो आप कहेंगे सीवी रमन को, ठीक है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। लेकिन अगर आपसे भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नामक राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया समूह श्रेणियों में शुरू किया है, तो ये कितने हैं, तो आप लगाएंगे कितने, 4। जैसे मैं राष्ट्रीय विज्ञान की बात कर रहा, मैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है आपका, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इसलिए क्यों मनाया जाता है, सीवी रमन ने 28 फरवरी 1930 को रमन प्रभाव की क्या करी थी, खोज करी थी, और जिसके चलते इन्हें क्या भी मिला हुआ था, नोबेल प्राइज भी मिला था, किसको, सीवी रमन को, ठीक है। तो ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन, ये कह रहा यदि पृथ्वी और एक सेब जिनके बीच में दूरी x है, ठीक है, देखो ये रहा आपका क्या, पृथ्वी अर्थ, और ये रहा क्या आपका, एक हो गया एप्पल, इनके बीच में दूरी क्या है, x है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, दूरी क्या है, x है, ठीक है। और जिनके बीच में दूरी x है के बीच एक आकर्षण बल क्या है, F है। आकर्षण बल क्या है आपका, x है, F है। तो आकर्षण बल बराबर क्या होता है, F बराबर Gm1 और m2 और अपोन इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है उसका क्या होता है, r², जहां पर g क्या है, गुरुत्व आकर्षण नियतांक, क्या है, गुरुत्व आकर्षण नियतांक, g क्या है आपका, गुरुत्व आकर्षण नियतांक है, ये कांस्टेंट होता है, गुरुत्व आकर्षण नियतांक है जी आपका, क्या है, गुरुत्व आकर्षण क्या है, नियतांक है, और जिसकी वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर कितनी होती है, 11 होती है, माइनस कितनी होती है, 10 की पावर 11 होती है। तो यहां पर आपको ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब यहां पर क्या होता है, ये कह रहा, देखो जैसे पृथ्वी है, इसकी वैल्यू भी क्या है, m1 है, इसका मास m1 है, और जो ये एप्पल है इसका मास क्या है, m2 है। तो आप एक बात बताओ, दूसरी कंडीशन में कह रहा है बीच का आकर्षण बल F हो और उसी शेप पर 2x दूरी पर कार्य करने वाला बल होगा। अच्छा, बल होगा कितना होगा, दुगना होगा, तिगना होगा, 1/4 होगा, कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये बताओ, यहां पर ये अर्थ है और यहां पर ये फिर से क्या है, एप्पल है, तो मास तो इसका m1 ही रहेगा, एप्पल का m2 रहेगा, लेकिन इनके जो बीच की दूरी है वो उसने कितनी कर दी है, तो आप कहेंगे सर ये कर दी इसने, कितनी, 2x कर दी, जो दूरी है वो कितनी कर दी, 2x कर दी। तो इसका मतलब आकर्षण बल F बराबर, तो आप कहेंगे Gm1 और क्या होगा, m2 और बटे आपका क्या हो जाएगा, r²। सर ये हमें लगाना है अब r के स्थान पर, ये हमें किसके स्थान पर लगाना है, r के स्थान पर लगाना है। तो बच्चे यहां देखेंगे, यहां पर आपका f बराबर जो होगा, यहां पर g का तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो g को तो ऐसे ही रखेंगे, और यहां पर m1 और क्या हो जाएगा आपका m2, ठीक है, और यहां पर r, तो आप कहेंगे सर 2x का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो,
2x का क्या कर लो स्क्वायर, तो f बराबर आप देखेंगे gm1 और यहां पर क्या हो जाएगा m2 और यहां पर हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे f बराबर यहां पर दूसरे वाले के लिए आप ऐसे लगा लेना f, ठीक है, यहां पर समझने के लिए। तो f बराबर क्या होगा, आप gm1 और यहां क्या m2 और बटे कितना यहां पर x स्क्वायर, यहां पर कितना लिखेंगे आप लिखेंगे यहां पर x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, क्रिटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर अरे फिर से लिख गया, यहां पर ठीक है, मेरी बात को सुनते रहना, gm1 और m2 और यहां पर एक्स स्क्वायर और मल्टीपल में 1 बाई कितना 4। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी, तो f गुणा 1/4, तो ये उसका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा f अपॉन के 4। जो आकर्षण बल है उसका कितना हो जाएगा, एफ वाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई बात या ना हुई, एफ वाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन समझेंगे। एक और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में एक तो होते हैं जैविक घटक, जीवित, एक तो होते हैं जैविक घटक, ठीक है, और एक होते हैं अजैविक घटक। क्या होते हैं, अजैविक घटक। अजैविक क्या होते हैं, घटक। ठीक है, अजैविक घटक, जैविक घटक क्या होते हैं, जो जीव होते हैं, जीवित जीव, जीवित क्या होंगे आपके जीव। उसका क्या होता है, और अजैविक का मतलब है जिसमें क्या नहीं है, जीव, जिसमें क्या नहीं है, नॉन लिविंग है, मतलब लाइफ नहीं है जिनमें। ठीक है, घटक दो प्रकार के होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। आगे देखेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जैविक घटक अजैविक। ये कह रहा कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र में ये दोनों आते हैं, एक तो तुम्हारा जैविक लिविंग थिंग और एक क्या आती है, नॉन लिविंग क्या आती है, थिंग आती है, दोनों आती हैं। ठीक है, पहला अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें जीवित जीवों से मिलकर बने जैविक घटक होते हैं। देखो जैविक घटक तो जो बनते हैं वो किससे बनते हुए हैं, किससे बनते हैं, तो आप कहेंगे जैविक घटक जो बनते हैं वो जीवित जीवों से मिलकर क्या जैविक घटक क्या होते हैं, बनते हैं। जीवित जीवों से ही तो बनते हैं जैविक घटक, जिनमें क्या आती है, भाई किसी में जीव होगा, अगर मैं क्या हूं जीवित हूं, तो इसका मतलब अगर कोई पेड़ जीवित है तो जीवित घटक ही तो रहेगा, उससे दूसरे पेड़ क्या होंगे आपके बनेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, जैविक घटक से क्या बनते हैं, इसमें जीवित जीवों से मिलकर बने, जीवित जीवों से मिलकर, ठीक है, मिलकर बने क्या होते हैं, मिलकर बने क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से, जैविक घटक होते हैं। ये बात, सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया उत्पादक होते हैं। हाँ, सभी हरे पौधे, देखो जितने भी जैविक घटक होते हैं, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं, उनमें क्या होती है, लाइफ होती है। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वे भी है ना बैक्टीरिया उत्पादक होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है आपका सही है। ये कह रहा अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अपघटक, अपघटक का मतलब है ऐसा समझ लो, जो क्या रहता है, जो मृदा रहती है, या जो क्या रहते हैं, मृदा रहती है, मिट्टी रहती है, तो वो क्या रहता है, अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जो अपघटक रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी क्या बात है, इसका तीसरा भी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 2 3 तीनों क्या है इसके सही आंसर है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कह रहा पदार्थ का कण निरंतर गतिमान रहता है, इसके कारण है, पदार्थ का कण निरंतर गतिमान रहता है। ठीक है, अगर कोई पदार्थ का कण गतिमान है, जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। क्या है उसमें, गतिज ऊर्जा है। क्या है उसमें, गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है उसमें, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, उसमें कौन सी ऊर्जा है, तो आप कहेंगे
पदार्थ के कण के निरंतर गतिमान रहते में इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। गतिज क्या है, ऊर्जा है। गतिज क्या है, ऊर्जा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा क्या होता है बनता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 और क्या होता है mv क्या स्क्वायर। ठीक है, कोई भी पदार्थ है अगर किसी में क्या है गति आ रही है, जैसे मैंने क्या छोड़ा, तीर धनुष बाण देखा, उससे मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो इसका मतलब उसमें क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। गतिज तो होगी होगी और उसमें क्या हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा भी आ जाएगी। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा ये जो आपको मिलती है ना, नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया मिलती है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो होता है कहां पर, सूर्य में। ठीक है, नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है, नाभिकीय ऊर्जा, जैसे आप देखा होगा सूरज ऐसा रहता है, नाभिकीय संलयन, देखो मेरी बात सुनो यहां पर, अभी मैं समझाता हूं इसको, पहले एक बार मैं इसको बताता हूं। एक तो होती है कौन सी, गतिज ऊर्जा, ठीक है, और एक होती है क्या, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक आपकी गतिज ऊर्जा और एक क्या होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज क्या होती है, ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं पोटेंशियल क्या, एनर्जी, है ना, ये इसके बराबर होता है mgh। और जब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम गतिज ऊर्जा है इसको बोलते हैं k, जब हम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं, तब हमारी कौन सी ऊर्जा आती है, तो याद रखना तब हमारी क्या आती है, मैकेनिकल क्या आती है, एनर्जी आती है। तब हमारी कौन सी एनर्जी आती है, मैकेनिकल एनर्जी आती है। जैसे अगर मैं बात कहूं आपसे कि बांध बनाए पानी में, देखो क्या होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, किसी भी स्थिति, किसी भी, अगर किसी भी स्थिति में जैसे बांध बनाए हुए पानी है, वहां में एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो कहां बना होता है, ऊंचाई पर बना होता है। बांध बनाया हुआ क्या, पानी जो इकट्ठा किया होता है ऊंचाई पर होता है, तो उसमें ऊंचाई जो उसकी स्थिति है उसके कारण क्या आ जाएगी, उसकी एनर्जी में। अगर आप बांध को तोड़ते हो तो बहुत तेज एनर्जी से क्या होगा, नीचे, तो उसमें जो है ना अपनी स्थिति के कारण क्या आ जाती है। बस इतनी सी बात याद रखो स्थिति ऊर्जा में, कि कोई चीज अगर नीचे से हाइट पे क्या हो गई, उठ गई, नीचे से ऊपर की तरफ उठ गई, तो जैसी उसमें ऊंचाई आती है तो याद रखना उसमें क्या आ जाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ऊंचाई आने पर आपकी क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। जैसे पंखा है, पंखे अगर चलना नहीं है, अगर चलना नहीं है तो याद रखना उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। क्यों, अगर ऊपर से गिरेगा और आप उसके नीचे हैं तो आपको क्या कर देगा, चोटिल कर देगा। अगर पंखा क्या हो रहा है, चल रहा है, तो उसमें दोनों ऊर्जा होगी, और दोनों ऊर्जा का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी भी होगी, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी और कौन सी ऊर्जा भी होगी, तो आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा भी उसमें होगी। अब सूर्य नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है सूर्य के अंदर, तो देखो सूर्य के अंदर क्या होता है, यहां पर जो होती है ना सूर्य के अंदर जो होती है वो होती है कौन सी, नाभिकीय संलयन की क्या होती है, अभिक्रिया। न्यूक्लियर क्या होती है, फ्यूजन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, तो याद रखना वो किसके अंदर होती है, आपकी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया वो होती है आपकी सूर्य के अंदर। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है। अब सूर्य के अंदर जो 70.7, यहां पर सूर्य के अंदर हीलियम जो है आपकी गैस वो कितनी है, 26 पॉइंट क्या है, 5% है, 26.5% आपकी क्या है, हीलियम है। और याद रखना जो अन्य तत्व है, ठीक है, वो कितने, 2 पॉइंट कितने हैं, 5%। और यहां पर 1, 26 और 2, और यहां पर अगर बात करोगे 26 और 2 कितना होगा, 28 और 1 कितना होगा, और हाइड्रोजन कितनी है, तो याद रखना 71% सूर्य के अंदर क्या है, आपकी हाइड्रोजन है। ठीक है, और सूर्य की जो बाहरी सतह है उसको क्या बोलते हैं, सूर्य की जो बाहरी सतह उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के जो अंदर जो बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं क्या, किरोड़ बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है, हालांकि ऊर्जा की बात हो रही तो देखो यांत्रिक ऊर्जा तो कैसे बनती है, मैंने आपको बता दी यांत्रिक ऊर्जा क्या बनती है, कैसे बनती है। तो जो आपकी गतिज ऊर्जा है और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है, जब हम दोनों का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो आपकी कौन सी एनर्जी बन जाती है, मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है।
ठीक है। और आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, K बराबर 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी mgh, और मैकेनिकल ऊर्जा ऐसे बन जाती है। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा भी जानते हैं, जिसमें क्या होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा किस में होती है, मोमबत्ती में। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देती है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है, क्या, मोमबत्ती। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा 10 केजी द्रव्यमान की 2.5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने के लिए वह आवश्यकता बल। देखो कोई चीज है जिसका जो मास है वो कितना है, आप कहेंगे 10 केजी है, और उस पर जो एक्सीलरेशन लग रहा, त्वरण जो लग रहा, वो लग रहा है कितना, 2.5 मीटर प्रति क्या, सेकंड स्क्वायर। तो आपसे कह रहा बल बता दो, बल F बराबर ma। ठीक है। तो F बराबर m की वैल्यू कितनी है, 10 है, और यहां पर कितना है, 2 पॉइंट कितना है, 5 है। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, इससे ये कट गया, तो आपका जो बल आएगा वो कितना आएगा, 25 न्यूटन का बल आ जाएगा। आपका जो बल आ जाएगा F बराबर वो कितना आ जाएगा, आपका 25 न्यूटन का बल आ जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में गया हुआ है। आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा आपका सी। बात आ गई समझ में। आगे चलेंगे, आसान क्वेश्चन है ये, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है। ये रहा, ये एक करंट का क्वेश्चन है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में किस वर्ष नोटिस जारी किया था। तो ये तो आपका जारी किया था, ठीक है, ये आपका जारी किया था किसमें, 2024 में। तो इसको तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, 2024 में जारी किया था। ठीक है, बार काउंसिल ने चुनाव में महिला वकीलों के लिए। आगे चलते हैं, ये वाला देखते हैं। ये वाला ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशीय की क्या है, विशेषता है। पेशी जो हमारे अंदर रेखित पेश, देखो मांसपेशी होती है हमारे अंदर, क्या होती है, मांसपेशी होती है। ठीक है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को कहते हैं क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक चीज होती है, मांसपेशी होती है, एक तो मांसपेशी होती है ऐसी बेलनाकार होती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बेलनाकार मांसपेशी होती हैं। ठीक है। कई प्रकार की क्या होती है, मांसपेशी। मांसपेशी के बारे में जब इसने रेखित पेशियों की बात करा, तो मांसपेशी के बारे में मैं आपको 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता देता हूं। ठीक है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को जो कहते हैं, अगर अस्थि से अस्थि के जोड़ को, अस्थि से अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन। ठीक है, याद रखनी है, क्या बोलते हैं, टेंडन। और अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है। अस्थि से जो हमारा आपने देखा होगा घुटने में जुड़ा रहता है, लिगामेंट्स, उसी को बोलते हैं अस्थि से मांसपेशी का जोड़। जब आप रनिंग करते हैं वो टूट जाता है, तो अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को क्या बोलते हैं, अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को, मांसपेशी के जोड़ को, मांसपेशी के जोड़ को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे लिगामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। ये बात आपको याद रखनी है, क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। तो जो पेशी हैं वो आपकी एक तो बेलनाकार भी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, बेलनाकार होती हैं, अशाखित होती हैं, और क्या होती हैं, बहुकेंद्रिकीय होती हैं। अगर आप जब इसको किस पे चेक करोगे, डायग्राम पे चेक करोगे, जैसे आप सर्च करके मारोगे तो आपको पता चल जाएगी कि वो कैसी होती है, बेलनाकार भी होती है, जो पेशी होती हैं असंकित तो होती हैं, और बहुकेंद्रीय की होती हैं। जब थोड़ी सी शरीर की बात चल रही है, ठीक है, तो 2-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या हम कर ही लेते हैं, 2-4 इसमें क्या कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मांसपेशी। ठीक है। अच्छा, मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो स्टेपेटियस होती है। ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी जो होती है शरीर की, वो क्या होती है, स्टेपिश। स्टेपिश होती है कहां की, तो आप कहेंगे कान की, कान की होती है। अगर मैं बात करूं क्या, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन सी, फीमर। क्या होती है, फीमर। तो फीमर कहां की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो आप कहेंगे फीमर होती है जांग की।
फीमर जो हड्डी होती है सबसे बड़ी, वो कहाँ की होती है? जांग की होती है। ठीक है, बात ध्यान से सुनना। तो इसका जो निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है? रेखित पेशियां बच्चा बेलनाकार होती हैं, अशाखित होती हैं और बहुकेंद्रिकीय होती हैं। जो आपकी मांसपेशी होती है, ठीक है, बेलनाकार, अशाखित और कौन सी होती है? बहुकेंद्रिकीय भी होती हैं। ऐसे लिखी हुई होती है, जैसे यहां से जैसे एक वो बना रहता है ना, ऐसे जैसे ये है, यहां से इसको खींच रखूं, ऐसे भी होती हैं। ठीक है, अशाखित, बहुकेंद्रिकीय। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये है, ये अगला क्वेश्चन है यहां पर, ये रहा। इसमें ये कह रहा, द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं इसके जो लेखक हैं वो कौन है? आप कहेंगे भारत सुंदरेशन। ठीक है, कौन है? भारत सुंदरेशन। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है? और आपका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है कौन है? आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नंबर 1 चलो लिख लो, कुछ बुक लिख लो। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है, जो बुक है, लेखक कौन है उसके? तो आप कहेंगे सर जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है क्या है आपके? जवाहरलाल नेहरू। और एक बुक माई कैंप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माई कैंप, ये बात याद रखनी है। माई कैंप, ये जो बुक है माई कैंप, ये किसकी बुक है? आप कहेंगे ये हिटलर की है। ये बहुत चर्चित क्या है? पुस्तक है। ये हिटलर की एक बुक है। ठीक है, जो जर्मनी का तानाशाह, उसकी एक बहुत ही क्या है? चर्चित पुस्तक है। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, माई कैंप। और ये वाली चीज आपको याद रखनी है। एक आध बुक और देख लेते हैं। एक बुक, वैसे तो बुक क्या है आपकी बहुत सारी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये आपके कई एग्जामों में क्या करी गई है? पूछी गई है। तो हो सकता है आगे एग्जाम, आने वाले एग्जाम में भी क्या करे? पूछे। ये कह रहा जेली के मामले निम्नलिखित में से कौन से परिक्षिप्त प्रावस्था में होता है? ठीक है, तो पदार्थ की कौन कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की तो आपको पता ही है, पदार्थ की अवस्था होती है कौन सी? एक तो होती है कौन सी? ठोस। और एक कौन सी होती है? द्रव। ठीक है, एक कौन सी होती है आपकी? आप कहेंगे सर गैस होती है। ठीक है, एक होती है, देखो, ठीक है, अर्ध ठोस भी होती है। क्या होती है? अर्ध ठोस भी होती है। तो जेली, ठीक है, जेली याद रखना एक चीज, अब मैं बात कर रहा हूं जेली की। तो जेली पूर्ण रूप से क्या नहीं होता? द्रव भी नहीं होता। जेली पूर्ण रूप से क्या नहीं होता? द्रव भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर है बात? तो द्रव, द्रव की कौन सी अवस्था? प्रवस्था है। ठीक है, द्रव की कौन सी अवस्था? प्रवस्था है। एक पदार्थ की तीसरी अवस्था है, एक पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन सी? पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? चौथी अवस्था, चौथी अवस्था कहलाती है आपकी प्लाज्मा। क्या कहलाती है आपकी? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है आपकी? प्लाज्मा। पांचवी अवस्था क्या कहलाती है? बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कहलाती है। ठीक है, बोन आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था जो आपकी कहलाती है। तो जेली के मामले निम्नलिखित में से कौन से परिक्षिप्त प्रावस्था में आते हैं? बेटा ठोस और द्रव दोनों प्रावस्था में नहीं, ठोस में नहीं आएगा। अरे ठोस का मतलब तो ठोस हो जाएगा ना फिर वो, अर्ध ठोस। ठीक है, गैसीय प्रावस्था में, अरे कहीं दूर दूर थोड़ी ना भाग रही है जेली, गैसीय। ठीक है, ठोस प्रावस्था में नहीं, द्रव प्रावस्था में आएगा। द्रव प्रावस्था में आपका जेली आ जाएगा। ये कह रहा 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्य में आए तूफान, अचानक बाढ़ और भूसंकलन किस प्राकृतिक आपदा के कारण हुए थे? तो ये आया था आपका बेटा चक्रवात रेमेल आया था। ठीक है, चक्रवात रेमेल आया था। देखो चक्रवात क्या होता है, ये जो इधर है भारत, यहां पर क्या होता है?
यहां पर ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहां पर क्या होते हैं, एक फेरल का नियम होता है। तो चक्रवात जो उठते हैं ना, सबसे ज्यादा यहीं से क्या होते हैं, उठते हैं। आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी से। और यहां से उठने के बाद होता क्या है, जब यहां आपका क्या है, बांग्लादेश है। यहां अगर आप देखोगे ऊपर को बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में क्या नहीं है, पहाड़ नहीं है। और जब बांग्लादेश में पहाड़ नहीं है ना, तो सीधा जो मानसून है वो सीधे जाके टकराता है कहां पे, गारो खासी जयंतियों से। और वहीं जगह से ये चक्रवात कहां, बांग्लादेश से होते हुए एंटर कर जाते हैं ऊपर की क्या तरफ, पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका मतलब है उसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था चक्रवात, क्या, रेमल दिया गया था। जब ये ज्योग्राफी में हम क्लाइमेट चैप्टर पढ़ते हैं ना इंडिया का, तो बड़े कायदे से ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर फेरल का नियम क्या होता है, टूट जाता है, यहां से चक्रवात ऐसे उठने लग जाते हैं। ठीक, ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठंडे पानी, तो एक तो होता है ठंडे, तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। एक तो गर्म पानी के साथ करते हैं, किसके साथ, गर्म पानी, और किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, भाप के साथ अभिक्रिया। ठीक है, भाप के साथ क्या करती है, अभिक्रिया बहुत तेज, ठंडे पानी से ना कर रही, गर्म पानी में, और किसके साथ, भाप। ठीक है, भाप के साथ, किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया बहुत तेज ये करती है। तो याद रखना, एक तो हो गया आपका एल्यूमिनियम, क्या हो गया, एल्यूमिनियम, मीनियम। एक हो गया आपका क्या, आयरन, आयरन, और एक हो गया आपका क्या, जिंक। ठीक है, ये याद रखना, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये सबसे तेज जो अभिक्रिया करते हैं वो किसके साथ करते हैं, एक तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, किसके साथ, गर्म पानी और भाप के साथ बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे बात करूं किसके, ठंडे पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, तो ठंडे पानी के साथ जो अभिक्रिया क्या करते हैं, तेज करते हैं ठंडे पानी के साथ। तो ठंडे पानी के साथ है आपका सोडियम और क्या, पोटेशियम। नंबर एक कौन सा आपका हो गया, सोडियम, सोडियम, और एक क्या हो गया, नंबर दो क्या हो गया, पोटेशियम। ये क्या करते हैं, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसका मतलब आपका आंसर, आपका आंसर नीचे चमक रहा नहीं है, आंसर आपका ये क्या, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, एक मिनट ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, चौथा। आंसर इसमें चमक रहा नहीं है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन 4 में दिया है आपका एल्यूमिनियम, आयरन और क्या आपका जिंक दिया हुआ है। आगे चलेंगे, ये बात आगे आपको समझ में। चलो, ये कह रहा मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं मेरुरज्जा से निकलने वाले स्पाइनल तंत्रिकाओं को मिलाकर क्या बनती है। एक बात याद रख रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं मस्तिष्क, क्या करते हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं, मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो याद रखना भार जो होता है मस्तिष्क का वो लगभग लगभग कितना होता है, तो 1400 ग्राम से और कितने के बीच होता है, 1400 ग्राम से, 1400 ग्राम से। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, ये होता है आपका 1400 ग्राम से 1450 तक, कहां तक, 1450 ग्राम तक मस्तिष्क का क्या होता है, भार होता है। मस्तिष्क का क्या होता है, भार होता है। मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जा है, तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जा है, तो आप कहेंगे मास्टर ग्रंथि। क्या बोलेंगे, मास्टर ग्रंथि, क्या बोलेंगे, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को भी किस नाम से जाना जा, मास्टर ग्रंथि। अच्छा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, हाइपो क्या, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी कहां पाई जाती है, आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। यहां पर होती है आपकी हाइपोथैलेमस क्या, ग्रंथि, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है।
ठीक है। तो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं मेरुरज्ज्व से निकलने वाली स्पाइनल तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, सर्प दंश कर ले तो, सर्प दंश कर ले, सर्प दंश से जहर कहां पर चढ़ेगा? जहर कहां पर चढ़ेगा? कहां पर जाएगा शरीर में? तो आपको भाग दे देता है, क्या दे देता है? ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, लीवर या शरीर। तो आपको हमेशा याद रखना है, सर्प जब भी दंश करेगा तो आपका जो उसका जहर चढ़ेगा वो कहां चढ़ेगा? तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र पे चढ़ेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सर्प दंश के कारण जो आपका जहर है वो कहां चढ़ता है? तो वो चढ़ता है आपका तंत्रिका तंत्र पे। आगे चलेंगे, ये कह रहा है लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं? तो एक तो पिता के डीएनए, पैतृक का मतलब है पिता, और एक माता के क्या? डीएनए, ठीक है, एक माता के क्या? डीएनए। दोनों के द्वारा, केवल पिता के द्वारा भी नहीं लक्षण मिल सकते, है ना। और याद रखना ये कितना चांस रहता है? कितना रहता है? 50%। क्या रहता है? 50% क्या रहता है इसका? चांस रहता है, ठीक है, 50%। जिनको बोलते हैं, एक होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र। तो कितने होते हैं गुणसूत्र? 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कुल कितनी होती है? 46 होती है। गुणसूत्र की संख्या कुल कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, 46 होती है गुणसूत्र की संख्या। एक और बात को ध्यान से सुनना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? मॉडल किसने दिया? ये बात आपको याद रखनी है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? मॉडल किसने दिया? तो किसने दिया, है ना, किसने दिया? तो आपको याद रखना है, दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, एक का नाम था वाटसन एवं एक का नाम था ग्रिक। वाटसन एवं ग्रिक ने दिया था। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी और 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं ग्रिक ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो 50% लक्षण पिता द्वारा, 50% किसके द्वारा? माता के द्वारा। यह बात याद रखनी है आपको। आगे चलेंगे, ये अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है CuO प्लस NH3 इजिकल टू, एरो है CuN2 प्लस H2O के लिए। तो मैं इसको आपका H2O डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ये होगा, क्योंकि इसके लिए आपको आंसर नंबर 3 होगा। इसके लिए आपको सही संतुलित अभिक्रिया का चयन करें, आपको डिटेल पढ़नी होगी। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? डिटेल में पढ़ना पड़ता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा कौन सा कोशिकांग एटीपी को उत्पादन करता है? तो कौन सा करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह। क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को, ठीक है। एटीपी उत्पादन से जुड़ा होता है, कौन जुड़ा होता है? याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की क्या कहा जाता है? थैली कहा जाता है। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। कोशिका का शक्ति गृह, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से जुड़ा है? तो आपको याद रखनी है सर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा जुड़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया जुड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से आपका क्या है? जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलेंगे इसमें, ठीक, ये है डॉक्टर शंकर बप्पा पुंडलिक राव, इनको क्या मिला हुआ है? ठीक है, डॉक्टर शंकर बप्पा, ठीक है, यहां जगह सुनते रहना,
डॉक्टर शंकर बप्पा, डॉक्टर शंकर बप्पा, शंकर बाबा, डॉक्टर शंकर बाबा है ना, पुंडलिक राव, याद रखना ऐसे नाम जो होते हैं ना, पुंडलिक राव, पुंडलिक राव, पुंडलिक राव, ठीक है, पुंडलिक राव पापलकर, ठीक है। जीवन को बेहतर बनाया इन्होंने। बहुत सारे बच्चे जो क्या होते थे, महाराष्ट्र के थे, ये कहां के थे, पहले कहां के थे, तो याद रखना ये जो थे आपके कहां के थे, महाराष्ट्र के थे। कहां के थे ये, आप महाराष्ट्र के थे, ठीक है, महाराष्ट्र के थे। इन्होंने महाराष्ट्र में क्या करा, विकलांग, क्या करा, विकलांग और क्या करा, निराश्रित, 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 निराश्रित बच्चों, ठीक है, बच्चों को क्या करी, सहायता प्रदान की, क्या करी, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था इन्होंने की, सहायता प्रदान की। इसलिए इन्हें क्या भी मिला हुआ है, पद्मश्री, पद्म है ना, पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें क्या हुआ है, पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, क्या हुआ है, पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। इनके बारे में और कुछ ऐसा खास नहीं है। तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, तीसरा, विकलांग और निराश्रित बच्चे, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। आगे चलेंगे, बहुत अच्छे। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये कह रहा उत्तल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश के एक समांतर किरण पुंज परावर्तक सतह पर आपतित होता है, ये उत्तल लेंस है, बाहर की तरफ क्या होता है, निकला रहता है। उत्तल लेंस बाहर की तरफ क्या होता है, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन, यहां से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश वापस जा रहा है, ठीक है, यहां से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां से प्रकाश आ रहा है, अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का। ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेंस पे प्रकाश पड़ रहा है और प्रकाश वापस जा रहा है। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज परावर्तक सतह पर आपतित होती है, परावर्तक सतह पर आपतित होती है, तो परावर्तित प्रकाश एक मुख्य फोकस से, देखो जब यहां कंटिन्यू ऐसे बिल्कुल यहां सटीक क्या होंगे, प्रकाश की क्या पड़ रही है, किरण पड़ रही है क्या, लेंस पे, ठीक है, तो मुख्य फोकस से अपसरित हो, यहां से क्या हो जाता है, वापस अपसरित होता है, प्रतीत होता है, अपसरित होता क्या होता है, प्रतीत होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये लेंस है, ठीक है, कौन सा, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है क्या है, प्रयोग है, ठीक है, किसमें करा जाता है, गाड़ियों में किया जाता है, गाड़ियों में किया जाता है, गाड़ियों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में किया जाता है। क्यों किया जाता है, पीछे की वस्तु देखने के लिए, पीछे की वस्तु देखने के लिए। जब भी आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपके जो शीशा लगा रहता है ना गाड़ी की साइड में, वो कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। और जो नाई जो शेविंग बनाते हैं उनमें कौन सा दर्पण रहता है, तो उनका रहता है अवतल दर्पण। तो ये बात आगे समझ में, तो आपको याद रखनी है, मुख्य फोकस से अपसारित होता प्रतीत होता है। यहां पर सीधा यार उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, यहां प्रकाश पड़ा और फिर प्रकाश क्या कर दिया, परावर्तित हो दिया, वापस चल दिया। तो प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज परावर्तक सतह पर आपतित होती है, तो इस सतह से क्या होती है, आपतित होती है। तो परावर्तित प्रकाश मुख्य फोकस से अपसरित होता क्या होता है, प्रकाश प्रतीत होता है। नहीं तो आप करके देख लेना, एग्जाम्पल घर भी करके देख लेना, एक लेंस लेना और उस पर क्या करना, ऐसे करके प्रकाश मारना, फिर देखना है को आपको क्या अपसरित होता नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित किए गए गिंगी किले किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना जो आपका गिंगी किला है वो क्या है, आपका तमिलनाडु में स्थित है। गिंगी किला कहां है, तमिलनाडु में स्थित है। गुजरात में क्या है आपका, रानी की वाव है। गुजरात में क्या है आपका, रानी की क्या है, वाव। रानी की वाव कहां पर है आपका, गुजरात में है। राजस्थान में आपका चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला राजस्थान में। चित्तौड़ का क्या, राजस्थान में चित्तौड़ का आपका क्या है, किला है, ठीक है, चित्तौड़ का क्या है, किला है आपका। हम्पी के खंडर, हम्पी के जो खंडर हैं वे कहां पर हैं आपके, हम्पी,
हम्पी के खंडर, हम्पी के खंडर, हम्पी के खंडर, हम्पी के क्या खंडर कहां पर है? खंडर कहां पर है आपके? तो वे होंगे कर्नाटक में। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की, जिसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का। तो हम्पी उनकी राजधानी थी। तो उसके खंडर कहां पर है? कर्नाटक में। राजस्थान में चित्तौड़ का किला, रानी की वाव कहां पर है? गुजरात में। कच्छ का रण भी कहां पर है? गुजरात में। ऐसी बहुत सारी चीज हैं, लेकिन यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनेस्को का विश्व धरोहर की सूची में नामित किए गए गिंगी किला। तो गिंगी किला याद रख लेना आप मेरे भाई, गिंगी किला आप याद रख लेना। कहां पर है आपका? गिंगी किला है आपका, तो गिंगी किला है आपका तमिलनाडु में। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl, ठीक है, अम्ल पानी से किसके साथ? H2O के साथ, ठीक है। H2O अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो निम्नलिखित में से जैसी पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, तो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? H3O, H3O, ठीक है। देखो H3O क्या देगा? प्लस देगा। एक H तो ये रहा, एक H2O होगा, तो H3O क्या? O यहां से एक H, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? इस पे धनावेश होगा और क्लोरीन पे क्या होगा? ऋणावेश होगा। तो इसका मतलब H3O प्लस, ये 3 नीचे लगा हुआ है, ध्यान से सुन लेना। H3O प्लस देगा और Cl क्या देगा? माइनस, दोनों देगा, ठीक है। Cl क्या देगा? माइनस देगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पेट में पाया जाता है, ठीक है, पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका, याद रखनी है ये बात। और जल तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है? तारों का टिमटिमाना तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। किसके? प्रकाश के अपवर्तन से क्या है? संबंधित है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, याद रखना वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब प्रकाश किसी किससे गुजरता है? प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है। प्रकाश किसी किससे गुजरता है? प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है। तो उस टाइम क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तारों का टिमटिमाना क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या? परावर्तन, मैंने तुम्हें बताया जब तुम लेंस पे, प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। अपवर्तन होता है तारों का क्या? टिमटिमाना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। क्लियर है बात या नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। आगे चलेंगे। ये प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेस, ये कोई इसमें यहां पर ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके कारण होता है? जब प्रकाश किसी प्रिज्म से क्या होता है? गुजरता है। और जब प्रकाश किसी चीज से क्या होता है? टकराकर लौट के आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। पानी में गिरी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो क्यों दिखाई देती है ना? पानी में गिरी हुई, जैसे बाल्टी है, बाल्टी में आपने देखा होगा एक डंडी घेर दो, एक डंडी घेरने के बाद आप डंडी देख रहे होंगे, तिरछी आपको नजर आएगी, तिरछी नजर आएगी डंडी। वो किस कारण नजर आती है? ठीक है, पानी में गिरी हुई, है ना, पानी में गिरी हुई स्टिक तिरछी नजर आना। पानी में गिरी हुई, अगला लिख लेंगे, पानी में गिरी हुई, गिरी हुई, गिरी हुई स्टिक, गिरी हुई स्टिक तिरछी नजर आना, तिरछी नजर आना, तिरछी नजर आना किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तिरछी नजर आती है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पेड़ के बारे में बात करी गई, स्त्री केसर का फूल का निचला भाग, पहले यहां पर लिखते चलेंगे, स्त्री केसर का फूल का, जो कोई स्त्री केसर क्या फूल है, स्त्री केसर फूल का निचला भाग, ठीक है, निचले भाग को क्या कहते हैं? डायरेक्ट पूछ रहा है, निचले भाग को कहते हैं मेरे भाई स्त्री केसर के फूल, फूला, ये कह रहा स्त्री केसर का फूला हुआ, फूला हुआ, ठीक है, निचला भाग क्या कहलाता है?
तो अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। स्त्रीकेसर का फूला हुआ निचला भाग आपका क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है। स्त्रीकेसर का फूला, स्त्रीकेसर का फूला, ठीक है, फूला हुआ, फूला हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ठीक है, दूसरे पे है स्त्रीकेसर का क्या? स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर का मध्य, मध्य लंबा भाग, मध्य क्या? लंबा भाग क्या कहलाता है? मध्य लंबा भाग। तो याद रखना मध्य लंबे भाग को कहते हैं वर्तिका। जो स्त्रीकेसर का मध्य लंबा भाग है उसको क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर उसको बोलते हैं वर्तिका। स्त्रीकेसर का अंतिम भाग, तीसरे पे स्त्रीकेसर का, स्त्रीकेसर का, स्त्रीकेसर का अंतिम भाग, अंतिम भाग, स्त्रीकेसर का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो याद रखना अंतिम भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, नंबर 4 आपसे कह रहा है अंडाशय में होता है, तो अंडाशय में तो सीधी बात है बीज क्या होता है? बीजांड होता है, अंडाशय में होता है। अंडाशय में, पेड़ के अंडाशय में, अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है तो क्या होता है? तो आप सभी बताएंगे कि सर बीजांड होता है। क्या होता है अंडाशय में? तो आप बताएंगे क्या होता है? तो आप कहेंगे बीजांड होता है अंडाशय में। तो इसका मतलब है ये वाला स्त्रीकेसर का, तो पहले का क्या है आपका? देखो स्त्रीकेसर का फूला हुआ, ठीक है, निचला, फूला हुआ क्या? निचला भाग क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे अंडाशय कहलाता है शी। तो पहले का शी ये वाला आ गया। स्त्रीकेसर का मध्य लंबा भाग क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे वर्तिका कहलाता है। तो यहां पर डी, दूसरे का क्या आ गया? डी। स्त्रीकेसर का अंतिम भाग क्या कहलाता है? वर्तिका। तो पहला आ गया, ये रहा यहां पर तीसरे का है। अंडाशय में होता है बीजांड, तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन क्या बनेगा? ये बनेगा। आई होप कि यहां से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युतीय धारा, विद्युतीय धारा के चुंबकीय प्रभाव को क्या? विद्युतीय धारा, देखो एक चुंबकीय कंपास, चुंबकीय क्या होता है? कंपास। कंपास से ही देखो पहले क्या होता था? कंपास से क्या देखी जाती थी? दिशा देखी जाती थी। जो वास्को डी गामा 1498 में आया वो, ठीक है, ये जो आए हैं कंपास के अकॉर्डिंग ही ये क्या करते थे? दिशा को देखते थे। विद्युत जनित, विद्युत जनित क्या होता है? तो ये होता है जनरेटर। विद्युत जनित क्या होता है? जनरेटर, जिसको क्या बोलते हैं? डायनमो बोलते हैं। और डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पहला क्वेश्चन ये हुआ। ये कह रहा विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर, ध्यान से सुनना कैसे, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, ठीक है, अभी मैं यहां पर लिख देता हूं, एक मिनट ऊपर, विद्युत जनित्र है ना, या डायनमो भी बोल देते हैं। पहला जो है आपका क्या है? यहां पर आपसे क्या कह रहा? विद्युत जनित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत जनित्र चेंज जो क्या कर रहा है? ऊर्जा। तो विद्युत जनित जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा जो आपका नीचे है ये है विद्युत मोटर। जो विद्युत आपका मोटर है, विद्युत मोटर क्या करता है? अभी इसको देखेंगे, अभी ये तीनों से अलग है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर आपका क्या करता है? तो याद रखना विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत